हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th इंग्लिश के चैप्टर नंबर 4 जो आपके मोमेंट्स बुक का है और चैप्टर का नाम है इन द किंगडम्स ऑफ फूल। और इस वीडियो में इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, हु इज द ऑथर ऑफ द किंगडम ऑफ फूल। तो ये जो स्टोरी है इन द किंगडम ऑफ फूल, इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर हैं A.K. रामानुजन। क्या नाम है ऑथर का? A.K. रामानुजन। क्लियर है? आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वेयर द रूलर ऑफ द किंगडम। तो ये जो किंगडम है, इस किंगडम के रूलर कौन है, शासक कौन है? तो इसके रूलर हैं ए फूलिश किंग एंड हिज मिनिस्टर। मतलब एक मूर्ख राजा और उसका मंत्री जो है इस साम्राज्य के किंगडम के रूलर है। ठीक है, क्लियर है? आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द किंगडम। तो जो किंगडम है उस राज्य में, यानी किंगडम का अर्थ होता है साम्राज्य भी और राज्य भी, तो उसमें क्या अजीब था? तो वहां पर जो अजीब था, पीपल्स वर्कड एट नाइट एंड स्लीप्ड ड्यूरिंग द डे। मतलब वहां पर जो लोग थे, प्रजा थी, वहां के प्रजा रात में काम करती थी जबकि दिन में वे लोग सोते थे। ठीक है, यही जो है वहां का एक अजीब बात था। क्वेश्चन नंबर 3 समझ रहे हैं आप लोग? आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड द गुरु एंड हिज डिसाइपल। क्या नाम है इनका? गुरु जी हैं, यहाँ पर एक गुरु जी हैं। ठीक है, गुरुजी और उसके डिसाइपल जो हैं, यानी उनके चेले जो हैं, विजिट द किंगडम। तो ये दोनों उस किंगडम को विजिट क्यों करते हैं? तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब उनको जो है वहाँ के बारे में जानने का इच्छा होता है, इसलिए जो है वहाँ पर गुरु और चेला, गुरु और डिसाइपल जो है उसके चेले, वे साथ में जाकर उस जगह को विजिट करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट द प्राइसेस इन द किंगडम। तो जो अनयूजुअल क्या था, वहां पर अनोखा क्या था प्राइजेस को लेकर? तो वहां प्राइजेस को लेकर अनोखा चीज ये था कि एवरीथिंग कॉस्ट द सेम वन दुद्दू। मतलब वहां पर जो किसी भी सामान आप लोग खरीदते हैं तो सभी सामान का दाम एक ही था, और कोई भी सामान आप लोग वहां पर खरीदिए, सबको लिए आपको एक ही करेंसी देना होगा, एक ही रुपया देना होगा, जिसको वहां पर कहा जाता था वन दुद्दू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज दुद्दू। तो हम लोगों ने पढ़ा कि दुद्दू क्या है, तो ये है एक यूनिट ऑफ मनी। मतलब जिस प्रकार हमारे भारत में रुपया चलता है, किसी सामान को खरीदने के लिए हम लोग रुपया देते हैं, उसी प्रकार जो है उस किंगडम में किसी भी सामान को खरीदने के लिए दुद्दू दिया जाता था। दुद्दू क्या था? ये यूनिट ऑफ मनी। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डिड द गुरु डिसाइड टू लीव द किंगडम। तो जो गुरु हैं वो उस किंगडम को छोड़कर जाने का निश्चय क्यों करते हैं? इसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि ही वॉज अफ्रेड ऑफ द किंग फुलनेस। तो जो गुरु हैं उन्हें डर था कि यहाँ का राजा मूर्ख है और मूर्ख लोग कुछ भी काम कर सकते हैं। ठीक है, और इसी डर के कारण जो है गुरु वहाँ से लीव हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई डिड द डिसाइपल स्टे बिहाइंड द किंगडम। तो जो डिसाइपल था, चेला था, वो उस किंगडम में क्यों रह जाता है? गुरु चल जाता है लेकिन जो चेला है, डिसाइपल है, वो वहीं पर रह जाता है। इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि कारण था ही लाइक्ड द चीप फूड। मतलब वहां पर जो सस्ते सामान मिलते थे, उन्हीं चीज़ों का लालच से जो है वो वहाँ के चीज़ों को पसंद करने लगा था, सस्ते में मिल रहे थे, इसलिए जो है वो डिसाइपल यानी चेला वहीं पर रह जाता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट हैपेंड व्हेन द थीफ एंटर्ड द रिच मर्चेंट हाउस। तो क्या होता है जब एक चोर धनी व्यापारी के घर में घुसता है? तो ही डाइड व्हेन ए वॉल फॉल ऑन हिम। मतलब वो जो चोर है वो मर जाता है, उसके ऊपर एक बड़ा दीवार गिरने के कारण जो है चोर मरता है। कहाँ पर? तो वो मरता है रिच मर्चेंट के हाउस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 है हु वाज एक्यूज्ड ऑफ द थीफ डेथ फर्स्ट। तो किसको जो है दोषी माना जाता है चोर की मृत्यु के बाद, किसे दोषी ठहराया जाता है, तो वो है द ओनर ऑफ द हाउस, मतलब जो घर का मालिक था उसे ही जो है, सॉरी द घर का मालिक नहीं बल्कि जो रिच मर्चेंट था, जो रिच मर्चेंट था ना जिसके घर में वो चोरी करने गया था, उसी को जो है थीफ का डेथ का कारण बताया जाता है सबसे फर्स्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाई वाज द मर्चेंट कॉल्ड टू कोर्ट। तो जो मर्चेंट है, व्यापारी है, उसको कोर्ट में क्यों बुलाया गया, उसको अदालत में क्यों बुलाया गया भाई, तो कारण था बिकॉज द थेफ डाइड इन हिज हाउस, मतलब जो थेफ है, चोर है, वो उसी रिच मर्चेंट के घर पे ही मरा था, घुस के मरा था, इसलिए जो है रिच मर्चेंट को कोर्ट पर बुलाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है हु वाज ब्लेम्ड आफ्टर द मर्चेंट। तो जो मर्चेंट के बाद किसको ब्लेम्ड किया गया, मतलब जो मर्चेंट है उसको फर्स्ट में ब्लेम किया गया, उसके बाद किसको ब्लेम किया गया, तो उसके बाद ब्लेम किया गया द ब्रिक लेयर। किसको, द ब्रिक लेयर। ब्रिक लेयर का अर्थ होता है राजमिस्त्री, जो घरों को बनाता है। मर्चेंट के बाद उसको ही जो है ब्लेम्ड किया गया, दोषी ठहराया गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है वाई वॉज द ब्रिक लेयर ब्लेम्ड। तो जो ब्रिक लेयर है उसको ब्लेम्ड क्यों किया गया भाई, तो उसको ब्लेम्ड करने का रीजन था ही बिल्ट ए वीक वॉल, मतलब वो जो ब्रिक लेयर है वो एक कमजोर दीवार बनाता है, जिससे जो है वो दीवार उस चोर के ऊपर गिरता है और चोर का मौत हो जाता है। इसलिए जो ब्रिक लेयर है उसको ब्लेम्ड किया जाता है, उसको दोषी ठहराया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14 है Whom did the bricklayer blamed next। तो जो ब्रिक लेयर है उसके बाद नेक्स्ट में किसको ब्लेम ठहराया गया, किसको दोषी ठहराया गया भाई, तो वो था द डांसिंग गर्ल। तो जो ब्रिक लेयर है उसके बाद द डांसिंग गर्ल यानी जो गर्ल नाचने वाली लड़की को दोषी ठहराया गया। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 है Why did the dancing girl go to the goldsmith house again and again and again। तो जो डांसिंग गर्ल थी, नाचने वाली लड़की थी, वो बार बार सोनार के घर क्यों जाती थी, इसके पीछे क्या कारण था, तो इसके पीछे कारण था टू कलेक्ट हर ऑर्नामेंट्स। क्या, टू कलेक्ट हर ऑर्नामेंट्स, मतलब उस लड़की ने जो गहने बनने के लिए दिए थे उस सोनार के पास, उसी चीज को वो चेक करने के लिए बार बार उस गोल्डस्मिथ यानी कि सोनार के पास जाती थी, उसके घर जाती थी। ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है हु वाज ब्लेम्ड आफ्टर द डांसिंग गर्ल। तो जो डांसिंग गर्ल है उसके बाद किसको ब्लेम किया गया, किसको दोषी ठहराया गया, तो उसके बाद दोषी ठहराया गया द गोल्ड स्मिथ। किसको, द गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार को जो है दोषी ठहराया गया, किसके बाद, तो डांसिंग गर्ल के बाद। आगे बढ़े। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाई डिड द गोल्ड स्मिथ डिले द डांसर वर्क। तो जो गोल्ड स्मिथ है वो डांसर के गहने बनाने में, डांसर के काम करने में जो है डिले क्यों कर रहा था, देरी क्यों कर रहा था, इसके पीछे क्या कारण था, तो कारण था ही वॉज बिजी विथ अनदर ऑर्डर। मतलब वो जो गोल्ड स्मिथ है वो डांसर का ज्वेलरी इसलिए जल्दी नहीं बना के दे पा रहा था क्योंकि वो किसी और काम में व्यस्त था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है हुज ऑर्डर वाज द गोल्ड स्मिथ बिजी। मतलब जो गोल्ड स्मिथ है वो किसके ऑर्डर बनाने में व्यस्त था, वो जो ऑर्डर बना रहा था गोल्ड डांसिंग गर्ल के पहले जिसने ऑर्डर दिया था वो उसका ऑर्डर बना रहा था। तो वो ऑर्डर किसका था, तो वो ऑर्डर था द मर्चेंट फादर, मतलब जिसके घर में चोर मरा था, थीफ मरा था, उसी के पिताजी का जो है वो काम कर रहा था। तो कौन, गोल्ड स्मिथ जो है उसी मर्चेंट के पिताजी का काम कर रहा था, उन्हीं का जो है सोना का कुछ सामान बना रहा था। देख लीजिए कहानी कैसे घूम के आया। कहानी पहले क्या हुआ, पहले थीप मरा, फिर उसके बाद ब्रिक लेयर को मर्चेंट को बुलाया गया, मर्चेंट के बाद ब्रिक लेयर, फिर डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल के बाद फिर गोल्ड स्मिथ, और फिर गोल्ड स्मिथ से किसके पास गया,
तो मर्चेंट के फादर के पास चला गया। ठीक है, कैसे कहानी घूम के एक ही जगह में फिर से आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है हु वॉज फाइनली हेल्ड गिल्टी फॉर द थीफ डेथ। तो जो चोर मरा उसके मृत्यु का अंततः दोषी किसे ठहराया गया? फाइनली हेल्ड गिल्टी किसको माना गया? तो वो माना गया द मर्चेंट, मतलब वो जो व्यापारी है उसको ही अंत में दोषी ठहराया गया कि तुम ही ने जो है थीफ के मरने का कारण तुम ही हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है वाई वॉज द मर्चेंट पनिश्ड इंस्टेड ऑफ द फादर। तो जो मर्चेंट है उसको अपने जो मर्चेंट है ना, मर्चेंट के पिता के जगह पर मर्चेंट को क्यों दोषी ठहराया गया? जो गोल्ड का ज्वेलरी बन रहा था वो तो मर्चेंट के पिताजी का बन रहा था, तो इसके लिए मर्चेंट को पनिशमेंट क्यों मिला? तो उसके पीछे कारण था हिज फादर वाज डेड, यानी कि जो मर्चेंट है, व्यापारी है, उसका पिताजी पहले मर गए थे और मरे हुए व्यक्ति को फिर से सजा नहीं दिया जा सकता, इसलिए उसके बेटे यानी कि मर्चेंट को जो है पनिश किया जाना था। ठीक है, उसको जो है सजा मिलने वाला था। आगे क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है वाई वॉज द पनिशमेंट डिसाइड फॉर द मर्चेंट। तो जो पनिशमेंट है वो कौन सा पनिशमेंट, मतलब व्हाट वाज द पनिशमेंट, मतलब कौन सा पनिशमेंट जो है डिसाइड किया गया मर्चेंट के लिए? तो मर्चेंट के लिए डिसाइड किया गया भाई टू डाई ऑन द स्टेक। टू डाई ऑन द स्टेक यानी कि सूली पर मारना, जिसको फांसी भी कहा जाता है। फांसी जो है मर्चेंट के लिए मरने का तरीका डिसाइड किया गया, उसको मारने का तरीका डिसाइड किया गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है वाई कुड नॉट द मर्चेंट बी एक्सिक्यूटेड इमीडिएटली। तो जो मर्चेंट है ना, मर्चेंट को यानी व्यापारी को तुरंत फांसी क्यों नहीं दिया जा सका? इसके पीछे क्या कारण था? तो कारण था ही वॉज टू थिन फॉर द स्टेक, मतलब वो सूली पर चढ़ने के लिए, फांसी पर चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पतला था, जबकि फांसी का जो फंदा था वो मोटा था और मर्चेंट पतला था, इसलिए जो है उसको फांसी देने में देरी हो रही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है हु वाज चूजन टू बी एक्सिक्यूटेड इंस्टेड ऑफ द मर्चेंट। तो जो मर्चेंट को फांसी दिया जाना था, मर्चेंट के जगह पर अब किसको फांसी देना तय हुआ? किसको फांसी मिलने वाला था मर्चेंट की जगह पर? तो वो था कौन था? द डिसाइपल। कौन? डिसाइपल, जो गुरु जी के साथ आया था ना, याद कीजिए, जो गुरु जी के साथ डिसाइपल आया था उसी को जो है अंत में फांसी देना तय हुआ। क्यों हुआ आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ तक क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है वाई वॉज द डिसिप्लिन चूजन फॉर द एग्जीक्यूशन। तो जो डिसाइपल था, यानी सॉरी यहाँ पर डिसिप्लिन बोल चुके हैं, डिसिप्लिन नहीं बल्कि डिसाइपल जो है उसको एग्जीक्यूशन, क्या उसको एग्जीक्यूशन यानी फांसी देने के लिए क्यों चुना गया? फांसी तो व्यापारी को मिलने वाला था, लेकिन डिसाइपल को क्यों फांसी मिलेगा भाई? क्योंकि ही वॉज फैट एंड फिट फॉर द स्टेक, क्योंकि जो डिसाइपल है वो वहाँ पर रहकर अच्छा खाना खाकर, सस्ते में खाना खाकर वो काफ़ी ज़्यादा फैट हो गया था, फिट हो गया था, मोटा हट्टा कट्टा हो गया था, जिसके कारण जो है उसको ही वहाँ पर फांसी मिलने वाला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट डिड द गुरु लर्न थ्रू हिज मैजिकल पावर। तो जो गुरु है वहाँ से जो चला गया था ना गुरु, वो गुरु अपनी जादुई शक्ति से किस चीज़ का पता लगाता है? तो वो पता लगाता है हिज डिसाइपल वाज इन डेंजर, मतलब गुरु पता लगाता है कि जो उसका जो चेला था, डिसाइपल जो था, वो उसी किंगडम में है और वो वहाँ पर डेंजर में है। ठीक है, इस चीज़ का जो है गुरु अपने मैजिकल पावर से पता लगाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है हाउ डिड द गुरु सेव हिज डिसाइपल। तो जो गुरु है वो अपने डिसाइपल यानी अपने चेले का मदद कैसे करता है? सॉरी, चेले नहीं होगा, डिसाइपल का मीनिंग आप तो चेला भी समझ सकते हैं और शिष्य भी समझ सकते हैं। शिष्य भी जो है डिसाइपल को कहा जाता है। तो उसका मदद कैसे किया गया? गुरु ने कैसे किया? बाय ट्रिकिंग द किंग, मतलब राजा को धोखा देकर जो है गुरु ने अपने डिसाइपल का मदद किया। आगे क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट ट्रिक डिड द गुरु प्ले ऑन द किंग।
तो कौन सा ऐसा ट्रिक था जिसको जो है गुरुजी ने प्ले किया था किंग के ऊपर, किंग के साथ किस प्रकार का उन्होंने चाल चला, इसको भी आप लोग ऐसे पढ़ सकते हैं। तो चाल चला था, ही सेड द फर्स्ट पर्सन टू डाई वुड बी रिबॉर्न एज किंग, मतलब उन्होंने कहा कि सूली पर मरने वाला पहला व्यक्ति अगले जन्म पे पूर्ण जन्म लेकर राजा बनेगा। मतलब गुरु ने एक चाल चला कि गुरु ने सबको कहा कि जो मर्चेंट, जो फर्स्ट पर्सन यानी मर्चेंट की जगह पर इस फांसी पे चढ़ेगा उसको जो है अगले जन्म में, मतलब इस जन्म में तो फांसी लग के मर गया, अगर अगले जन्म में जो है उसको राजा बनाया जाएगा, वही जो है अगले जन्म का राजा बनेगा जो यहाँ फर्स्ट पर्सन की जगह पर फांसी पर चढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है हु डाई एट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो इस स्टोरी के अंत में कौन मरता है? तो मरता है कौन? द किंग एंड हिज मिनिस्टर, मतलब वो राजा और उसके जो मंत्री थे वे लोग अंत में मर जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 29 का क्वेश्चन है हु बिकेम द न्यू रूलर्स ऑफ द किंगडम। तो कौन जो है न्यू रूलर बनते हैं उस किंगडम के? तो वो थे द गुरु एंड द डिसाइपल। जो गुरु और डिसाइपल हैं वो अंत में न्यू रूलर बनते हैं, वहां के न्यू राजा बनते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी, मतलब ये जो स्टोरी है इसका मेन थीम क्या है, स्टोरी का नाम क्या है? इन द किंगडम ऑफ फूल। तो सभी जो स्टोरी हैं उनका कुछ मेन थीम, मुख्य विषय होता है, उसका होता है ना, उसी प्रकार इसका क्या मेन थीम है? इसका मेन थीम है विजडम ट्रायम्फ्स ओवर फुलनेस, मतलब जो बुद्धिमत्ता होता है ना वो हमेशा जो है मूर्खता पर विजय प्राप्त करता है, और यही जो है इस स्टोरी का मेन थीम भी है। क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजडम ट्रायम्फ्स ओवर फुलनेस। ठीक है, क्लियर है। और इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उन सभी को देख और अच्छे तरह से समझ लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।